गाइज वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल योर्स आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो यार बेसिकली एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसको हम विद इन 40 मिनट्स कवर करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे एडेड टॉपिक्स है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ के साथ एक टिप रहेगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमारा 5th चैप्टर है पहली बुक का, दैट वाज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसको जरूर पढ़ लेना। उसका काफ़ी सारा लिंकेज है इस चैप्टर से। अगर आपको वो नहीं आता होगा तो इसको समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेकंड यार आपको नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हम रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वन शॉट में आपका कंप्लीट एक तरीके से सेशन हो रहा होगा जिसमें आप कंप्लीट चैप्टर को समझ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। तो फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री का वो क्लॉज होती है कि किस तरीके से वो आउटर वर्ल्ड में दूसरे नेशन स्टेट्स के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। और वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, उसके खुद के क्या इंटरेस्ट है, उस तरीके से वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव करती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले वो ब्रिटिशर्स के थ्रू कंट्रोल थी, तो ब्रिटिशर्स ही उसको रूल कर रहे थे, हमारी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो इंडिया बहुत एक्टिवली ग्लोबल अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और हमारा एम बहुत क्लियर होता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसके अंदर दो चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी है। एक तो हमें अपनी सबऑर्डिनेटी, ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी हमें पावर आई है, इसकी हमें रिस्पेक्ट चाहिए। अब हम किसी भी दूसरी एक तरीके से नेशन को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे ऊपर रूल करे जिस तरीके से ब्रिटेन ने किया था। सेकंड, हमें पीस मेंटेन करके रखनी है और यही सारी दोनों जो एम्स है ये हमारे आर्टिकल 51 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर था, लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी बहुत डिटेल में होती है, ठीक है। और एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल से समझते हैं तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर यानी डोमेस्टिक फैक्टर और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल फैक्टर, ठीक है। तो डोमेस्टिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो पार्टीशन हो गया था ऑलरेडी, जिससे इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। साथ के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट हमारे साथ छोड़ के गई थी, कश्मीर इशू, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंगेज थे, तो इंटरनली कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यार 9th चैप्टर है दैट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट, उसके अंदर हम कश्मीर के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और साथ के साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे उसके अंदर काफ़ी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रही थी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कल्चर या फिर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमारी एक इंटरनल प्रॉब्लम थी कि इंटरनल विद इन स्टेट्स काफ़ी सारे इशूज़ थे। हमने पढ़ा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का भी एक इशू था। तो अब मेजर चैलेंज ये था कि एक तो हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करना है और दूसरे हमें डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना है, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, तो रिकंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी वर्ल्ड के अंदर। इट वाज ग्रैपलिंग विद द रिकंस्ट्रक्शन, जो भी मेजर लॉसेस हुए। सेकंड, कॉलोनियल सिस्टम काफ़ी हद तक एंड हो चुका था, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स आ रहे थे, ठीक है। थर्ड है यूएन एग्जिस्टेंस में आई थी, यूनाइटेड नेशंस फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद कोल्ड वॉर भी धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बुक 1 के अंदर डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था तो दो कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आ गए थे और अब जो भी कंट्रीज़ कॉलोनियल रूल से हटी थी और वो नई कंट्रीज़ बन रही थी एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज। अब उन कंट्रीज़ के पास दो ही ऑप्शन सामने उन्हें दिख रहे थे, या तो वो यूएसए को ज्वाइन कर ले या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन कर ले। ऑलरेडी वर्ल्ड जो था वो पोलराइज हो गया था, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया था, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें आइडिया लग गया है कि इस चैप्टर में हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। अब फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी सारे फैक्टर्स फ्रेम कर रहे होते हैं। हमने देख लिया कि इंडिया के विद इन ये सिचुएशन थी और आउटसाइड ये सारी सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे 2021 टर्म 1 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एंड पोलर वर्ल्ड, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क में 2020 में भी आया, 2019 में भी आया था। डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यार अब हमने वहाँ पे जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो सिर्फ वन वर्ड में पढ़ा है, अब डिटेल में हमें खुद से लिखना, ठीक है। तो यार एक बात याद रखना, पॉलिटिकल साइंस में जो भी ऐसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं बनता है, ठीक है। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि पार्टीशन के बाद जो कश्मीर का इशू था उसको हम डिटेल में 9th चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस आंसर में हमें वो कंपाइल करके लिखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती कि इस
क्वेश्चन का आंसर हमें इसी पर्टिकुलर चैप्टर से देना है। हम काफ़ी सारे चैप्टर के आंसर मर्ज कर सकते हैं। हमें नॉन अलाइनमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं कि इंडिया ने इसको ज्वाइन ना करके इसको किया था, उसको हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, इंडिया को उससे क्या बेनिफिट हुआ, इंडिया की उसके लिए क्या क्रिटिक की गई, वो सब इसमें बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, तो ये हमें डिटेल में खुद से बना के लिखना है। और यार सोशल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसके अंदर आपको एक्सपैंड करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपैंडिंग स्किल्स है, जितना ज़्यादा आप एक टॉपिक पे लिख सकते हो, उतना ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट में एज कर रहे होगे। तो दैट इज़ अ टिप। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अभी से कर सकते हो, और काफ़ी सारे बच्चे जिनका यूपीएससी एम गोल है उसको तो ये चीज़ें स्टार्ट अभी से कर देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूज रोल। हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम थी, तो इंडिया डिसाइड करता है कि मैं कोई भी कैंप ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपना खुद का एक ग्रुप बनाऊंगा, बिकॉज हमारा एम ये था कि हमें अपनी सबऑर्डिनिटी को रिस्पेक्ट करना है। अगर सपोज हम यूएसए या यूएसएसआर में से किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन कर लेते तो हमारे जो डिसीजंस होते वो इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते, हमारा खुद का कोई इंडिपेंडेंट रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो एक मेजर आर्ग्यूमेंट ये थी कि इतने सालों के रूल के बाद तो हमने ब्रिटिशर्स से अपनी ये सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी वाली पावर ली है, इसको हम किसी सुपर पावर को ज्वाइन करके लूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इट वाज क्लियर कट। तो हमारे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो बिटवीन 1946 टू 64 इंडिया की जो मेजर फॉरेन पॉलिसी है उसको फ्रेम इन्होंने ही किया है। ठीक है, इनके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे जो बहुत क्लियर थे कि एक तो हमें अपनी सबऑर्डिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, सेकेंड हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया पाकिस्तान के पास जा चुका है, हम इससे ज़्यादा कोई भी लॉस, अपने जो बॉर्डर्स है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखने हैं, दोनों सुपर पावर से भी और साथ के साथ जो भी हमारे आसपास के नेबर्स थे उनसे भी। थर्ड, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, और वो सारी चीज़ें इनका एम था कि हम नॉन अलाइनमेंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यार अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारी पार्टीज़ थे, काफ़ी सारे लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गया, और पार्टीज़ में भारतीय जनसंघ वगैरह, वो क्लेम कर रही थी कि रैदर देन नॉन अलाइनमेंट हमें यूएससी के अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी अलायंस है, और कहीं ना कहीं हमारा भी गोल इसके साथ सिंक करता है कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है। लेकिन नेहरू अपने नॉन अलाइनमेंट के आइडिया के साथ ही आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 4 मार्क्स में आया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ के आए, तो हमें वही सारे पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। तो इंडिया ने किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं किया था, और इंडिया का मानना ये था कि जो इसने पॉलिसी अडॉप्ट की है नॉन अलाइनमेंट की, वो सबसे आइडियल अप्रोच है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिक से हमारा एम ये था कि हमें पीस मेंटेन करके रखनी है। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले यार हमने नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन कर लिया, हमने किसी भी सुपर पावर को या किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन ही नहीं किया, ना हम किसी भी वॉर में एंगेज हुए। तो ये हमने कर लिया पीस मेंटेन करने का काम, कि हम ऐसे अलायंसेस से दूर हो गए जो ऑलरेडी वॉर में एंगेज थे। ठीक है, सेकंड, हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सारी टेंशन्स को रिड्यूस किया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और कॉन्गो वॉर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीडिएट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए कि हमने ना सिर्फ लड़ाई में हम एंगेज हुए, हमने लड़ाई को कम कराने का भी काम किया। थर्ड, हमने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स थे उनको यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो भी हो रहे थे उनके अंदर भी कंट्रीब्यूट किया। तो काफ़ी हद तक हमारी जो ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी जिस एम के साथ कि हमें पीस मेंटेन करके रखनी है, हमें अपनी सबऑर्डिनिटी प्रोटेक्ट करके रखनी है, उसके अंदर हम सक्सेसफुल रहे। ठीक है, अब ये जितना आसान दिख रहा है कि हम अलग हो गए, ये काफ़ी बार बहुत मुश्किल भी हो जाता था दोनों सुपर पावर्स को बैलेंस करके रखना, क्योंकि एक तो हमने दोनों सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं किया है, और साथ के साथ हम चाहते थे कि हम दोनों सुपर पावर्स से अपना काम निकाल ले, अपने बेनिफिट्स निकाल ले। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो यार बेसिकली स्टार्ट से ही कहीं ना कहीं हमारा जो इंक्लेशन था वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो 1956 के अंदर ब्रिटेन ने सुएज कनाल के ऊपर अटैक कर लिया था। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था कि ऐसे आप अभी कॉलोनियल रूल एंड हो गया है, तो दोबारा से आप किसी भी नेशन या किसी भी जगह के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वहीं उसी साल जब यूएसएसआर ने भी हंगरी पे इन्वेड किया था तो इंडिया ने इस पर कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इंडिया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें करता है, डिस्पाइट ये बोल के कि मैंने नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इंडिया ने यार काफ़ी सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे स्टैंड लिया है, लेकिन उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के हर चीज़ पे स्टैंड लिया है। अगर किसी चीज़ के अंदर उसका इन्वॉल्व होने से उसको नुकसान हो रहा था तो ऑब्वियस बात है ना, इंडिया क्यों उस चीज़ के अंदर एंगेज होगा। हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे थे तो हमने नहीं भी लिया स्टैंड, दैट इज़ आवर पॉइंट। ठीक है, तो ये बैलेंस कर पाना काफ़ी बार बहुत मुश्किल भी हो जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी सारे अनईजी रिलेशंस हो गए थे इंडिया और यूएसए के बीच में। एक तो सबसे मेजर रीज़न यही था कि इंडिया की कहीं ना कहीं इंक्लेशन यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा थी,
थी, तो इसी वजह से यूएसएसआर के साथ थोड़ा बहुत कट ऑफ हो गया था। सेकंड यही था कि जो हमारी मेजर एंटिटी थी, एनिमी थी पाकिस्तान, उसने यूएसए को ज्वाइन कर लिया था, तो ऑफकोर्स दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वहाँ से भी हमारा एक मेजर क्लैश हो गया था यूएसए के साथ। साथ के साथ हमने पढ़ा था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अपना ली थी। इसको हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर के अंदर कि इंडिया ने क्या किया था, जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनके ऊपर बहुत मेजर टैक्सेस लगा दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे, ताकि हमारे चीज़ ग्रो हो पाए। तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे या इकोनॉमिक इंट्रैक्शन बाकी वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ काफ़ी कम थे, तो इसीलिए भी हम थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहे थे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर उस टाइम पे बीच विदिन में। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया नॉन अलाइनमेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया कि नेहरू का क्या रोल था, क्या पॉलिसी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं था कि नॉन अलाइनमेंट का प्लान बिल्कुल झट से बन गया कि हमें ये करना है, सारी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ मिल गई। इसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से हो गई थी। ठीक है, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी, तो काफ़ी सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के लीडर्स आपस में मिलते थे, वो बातचीत करते थे कि जब हमें एक बार इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, हम अपनी कंट्रीज़ को साथ में मिलकर डेवलप करेंगे, रैदर दैन कि हम इन सुपर पावर या इन्हीं चीज़ों में इंगेज होने की बजाय। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ थी ऑलमोस्ट अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज़, वो एक कॉमन स्ट्रगल के साथ जूझ रही थी, दैट वाज अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सभी कंट्रीज़ की जो सिचुएशन थी वो सिमिलर थी, उनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जैसी थी, इसीलिए उन्होंने साथ में कोलैबोरेट करके, ठीक है, काम करने की डिसाइड किया था। तो अब देखते हैं, जो नेहरू थे वो स्टार्ट से ही काफ़ी अडंट एडवोकेट रहे हैं एशियन यूनिटी के। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए। उनके एरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए थे बाकी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, जो उस टाइम पे इंडिया के आसपास ही आज़ाद हुई थी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, देखो, जो हमने पढ़ा था कि बिफोर इंडिपेंडेंस तो एक एशियन रिलेशन मीट हुई थी, आई गेस इंडिपेंडेंस से 4 या 5 महीने पहले, जिसके अंदर इंडिया ने और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें यही डिसाइड किया गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा 1949 के अंदर इंडिया ने एक इंडोनेशिया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली इंडोनेशिया के ऊपर डच रूल कर रहा था उस टाइम तक, तो इंडिया ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी कि ये इंडोनेशिया को डीकॉलोनाइज कर देना चाहिए। ठीक है, इंडिया बहुत ओपनली अपनी आज़ादी के बाद बहुत ओपनली बातें कर रहा था कि सारी कंट्रीज़ को अब डीकॉलोनाइज कर देना चाहिए, इस कॉलोनाइजेशन सिस्टम को एंड कर देना चाहिए। साथ के साथ इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जो भी अपार्थाइड हो रहा था उसको भी बहुत फॉर्मली अपोज किया था। तो कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लेके इंडिया ने काफ़ी सारे एक तरीके से स्टैंड लिए बाकी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, ताकि वो उनका सपोर्ट गैदर कर पाए आगे आने वाले टाइम में, और यहीं से एग्जिस्टेंस में आती है बांधुक कॉन्फ्रेंस। तो 1955 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ थी मिलती है, बातचीत करती है कि आगे क्या प्लान्स है, कि सुपर पावर को ज्वाइन करना है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, और इसी से एग्जिस्टेंस में आता है सितंबर 1961 के अंदर जो बेलग्रेड के अंदर पहली समिट होती है नाम की, यहाँ से नाम एग्जिस्टेंस में आता है कि हम दोनों सुपर पावर से हट के एक अपना अलग से ग्रुप बनाएंगे और हम इस वॉर के अंदर इंगेज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से आता है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, गिव एनी 3 सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंडिया बीइंग अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्म अपोजिशन ऑफ रेशियलिज्म। तो इसमें हमने जो 3 पॉइंट पढ़े कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लिखना है, फिर इंडोनेशिया स्ट्रगल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में लिखना है, और इसके अलावा हमें लिखना है कि किस तरीके से इंडिया ने बहुत ओपनली डीकॉलोनाइजेशन का सपोर्ट किया था, साथ के साथ अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया था। ठीक है, सिमिलरली यही क्वेश्चन है 2015 के अंदर 4 मार्क्स में आया था। सेम आंसर आएगा कि इंडिया ने किस तरीके से अफ्रो एशियन यूनिटी को मेंटेन करके रखा। तो इंडिया ने इस तरीके से बाकी कंट्रीज़ के लिए स्टैंड लिया और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप किया इनके साथ, जो कि बाद में नॉन अलाइनमेंट में जाके कन्वर्ट हुआ। तो यार अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारे चैप्टर का एक ग्लिम्स था, और ऑलमोस्ट आधा पार्ट वहाँ पे खत्म हो जाता है कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस, डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन, इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या टर्म्स रखी दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन 2 हमारे ऐसे नेबर हैं जिनके साथ हमारे काफ़ी नरम गरम टाइप रिलेशनशिप रही है, तो हम वो देखने वाले हैं कि उनके साथ इंडिया ने कैसे डील किया। और ये 2 नेबर्स हैं हमारे, चाइना और पाकिस्तान। तो चाइना से स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को 1947 में और चाइना को मिलती है 1949 के अंदर, दोनों के रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट होते हैं। एंड इवन इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट किया था और रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेहरू थे हमारे, उनका एक काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था चाइना की तरफ कि हमारी जो हिस्ट्री रही है और सिचुएशंस रही है वो काफ़ी हद तक सिमिलरली है, तो दोनों कंट्रीज़ के अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रहने वाले हैं। वहीं उन्हीं के जो कुछ कलीग थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इस चीज़ के लिए सस्पिशियस थे और वरिड थे कि चाइना से मे भी हमें फ्यूचर में कोई अग्रेशन या कोई भी अटैक टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहीं अगैन नेहरू जी बोलते थे कि हमें इंडिया को चाइना से कोई खतरा नहीं है। इसी टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई वाले काफ़ी नारे भी चले थे
हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही जो कंट्रीज़ होती है वो अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप को बढ़ाते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक पंचशील एग्रीमेंट साइन करती है अप्रैल 1954 के अंदर बिटवीन नेहरू एंड जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे ज़ो एनलाई, इनके बीच में होता है। तो पंचशील मतलब 5 एग्रीमेंट्स पे दोनों ही प्रिंसिपल्स पे दोनों ही कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि एक तो वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा भाई वो एक दूसरे के खिलाफ नॉन एग्रेसिव रहेंगे, कोई एग्रेशन नहीं होगा। तीसरा वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। चौथा वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना के रखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो क्या होता है, इंडिया के काफ़ी बार लीडर्स चाइना जाते हैं, चाइना के लीडर्स इंडिया आते हैं, ट्रेड होता है, सारी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन सून जो तिब्बत का इशू होता है उसके ऊपर हमारे मेजर क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तिब्बत को समझते हैं। तो मैप पे देखते हैं तो दिस इज इंडिया, बीच में ये तिब्बत है और ये चाइना है। तिब्बत को एक कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है, हिस्टोरिकल बफर बनाया जाता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो अब तिब्बत की भाई ये कहानी थी। चाइना जो थी वो बोलती थी कि तिब्बत मेरा हिस्सा है, लेकिन तिब्बत कहता था कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मेरा चाइना के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। टाइम टू टाइम ये सारी छोटी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन 1950 के अंदर क्या करता है, चाइना तिब्बत के कुछ एरिया को टुक ओवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन इंडिया चुप रहता है, इंडिया इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता क्योंकि हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था और चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे थे, तो हम कुछ भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन 1956 के अंदर जो चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं ज़ो एनलाई, वो इंडिया आते हैं और उनके साथ आते हैं दलाई लामा। तो दलाई लामा बेसिकली तिब्बतन के स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, ठीक है। उनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस होती थी, एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर टाइप की ही उनकी आप पोजीशन मान सकते हो, ठीक है। तो जब वो इंडिया आते हैं तो वो नेहरू को बताते हैं कि तिब्बत के अंदर सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, चाइना हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। लेकिन नेहरू जो होते हैं वो अभी भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज चाइना ने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन तिब्बत के रीजन को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसको उसके सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, सिर्फ वो चाइना का पार्ट रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। इंडिया अभी तो कोई स्टैंड नहीं लेता है। लेकिन 1958 के अंदर आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है तिब्बत के अंदर। चाइना जो होती है अपनी आर्मी को तिब्बत में भेजती है और उसको ऑक्यूपाई करने का ट्राई करती है। तो अब इस चीज़ को जो तिब्बतन लोग होते हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है, वो इस चीज़ को अपोज करती है कि इससे इस तरीके से चाइना हमें सुप्रेस कर रहा है। तो इससे पहले तक तिब्बत और चाइना का जो मैटर था वो इतना ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन 1958 की अपराइजिंग के बाद सबको पता चल जाता है कि भाई ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चाइना ने अपनी आर्मी भेज दी है। तो 1959 के अंदर जो दलाई लामा होते हैं वो इंडिया से असाइलम मांगते हैं, शरण मांगते हैं, और इंडिया उसको शरण दे भी देती है कि आप आ जाओ, आप यहाँ पे रहो, ठीक है। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट होती है वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है कि हमारे बीच में तो एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये अच्छा नहीं है, इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज़ कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है। तो दलाई लामा के साथ बहुत सारे जो तिब्बतन बुद्धिस्ट होते हैं वो इंडिया के अंदर शरण लेते हैं। काफ़ी सारे दिल्ली के अंदर है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ओवर लास्ट फ्यू सेंचुरीज अभी तक ये इशू ऑन गोइंग है, अभी तक ये इशू खत्म नहीं हुआ है। एन नंबर ऑफ तिब्बतन्स ने रिफ्यूजी लिया अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके। तो ये कन्फ्लिक्ट अभी तक ऑन गोइंग है। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करते हैं तो चाइना ने तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया है। ऑटोनोमस रीजन का बेसिक सा मतलब यही होता है कि वहाँ के जो इंटरनल राइट्स होते हैं वो इसी एरिया के पास होते हैं, लेकिन उसके एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर उसका जो कंट्रोल होता है कंप्लीटली वो चाइना के हाथ में होगा, जैसा कि अभी हांगकॉन्ग में भी हो रहा है, ठीक है। आप नेट से एक बार थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो तिब्बत के लोग हैं वो चाइना के क्लेम को बिल्कुल अपोज करते हैं कि वो चाइना का पार्ट है। वो बोलते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। साथ के साथ उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है उसका बेसिक गोल है तिब्बत के ट्रेडिशन रिलीजन को ख़त्म करना, उसके कल्चर को खतरा है, इसीलिए वो इस क्लेम को अपोज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो आर्ग्यू करते हैं कि चाइना ज़बरदस्ती चाइनीज़ सेटलर्स को तिब्बत के अंदर लाके सेटलअप कर रहा है, जिससे इवेंचुअली उनकी जो तिब्बतन एक्चुअल नेटिव पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी में जा रही है, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो चाइना क्लेम करती है कि तिब्बत को उन्होंने एक ऑटोनोमस रीजन दिया हुआ है, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, उनके पॉलिटिकल राइट्स को सुप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो अब बेसिकली दो मेजर डेवलपमेंट्स हो गई थी इस टाइम तक आते आते, जिससे इंडिया चाइना का रिलेशन जो कुछ अच्छा चल रहा था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। एक तो सबसे पहले चाइना का एनेक्सेशन तिब्बत के ऊपर, और फिर इंडिया ने तिब्बतन्स को जो असाइलम दिया था वो हो गया। सेकंड, चाइना अलीग करता है कि इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज़ अलाउ कर रहा है। तो ये दो रीजंस रहे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होता गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो बेसिकली जो हमारा कॉलोनियल टाइम के ऊपर बाउंड्री जो भी दी गई थी, सेटलमेंट हुआ था, इंडिया उसी को मानता है, लेकिन चाइना बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कॉलोनियल टाइम पे जो डिसीजन हुआ था अब
अलग से डिसीजन होगा, ठीक है। तो मेन डिस्प्यूट हमारा 2 रीजन के ऊपर है, दैट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। चाइना इंडिया के अंदर 2 एरियाज को क्लेम करता है, एक तो अक्साई चिन वाला लद्दाख एरिया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वाले एरिया को बोलता है कि ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है 1957 से लेकर 1959 के बीच में चाइना अक्साई चीन के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, अपनी आर्मी को भेज के वहाँ पे उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और एक रॉड भी बना देता है, ठीक है। और ये मैटर काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे चाइना और इंडिया के लीडर्स में बातचीत होती है, डेलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन रिजॉल्व नहीं होता है। और फाइनली इसका जो आउटकम होता है वो एक और वॉर होता है, सॉरी, जो कि 1962 के। तो यार अगर आपको याद हो तो 1962 के टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, तो पूरे वर्ल्ड की जो अटेंशन थी वो इस इश्यू के ऊपर थी, क्योंकि काफ़ी मेजर क्लैश चल रहा था दोनों सुपर पावर के बीच में। चुपचाप से चाइना इतना शाना था, उसने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी उसको जो हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज थे उसके ऊपर भेज दिया 1962 के अंदर, और उसने मैसिव इन्वेजन कर लिया, ठीक है। तो इंडिया की तो कोई तैयारी थी नहीं, तो चाइना ने अटैक कर दिया भाई। पहला जो अटैक था वो ऑलमोस्ट 1 वीक तक लास्ट हुआ, और उस 1 वीक के अंदर काफ़ी सारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया को चाइना ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अक्साई चिन वाले एरिया को 1957 से 59 के बीच में ऑलरेडी वो एक रोड बना चुका है। 1962 के अंदर वो अपना एक इन्वेजन स्टार्ट करता है, अपनी आर्मी से अटैक कर देता है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब जो सेकंड वेव थी अटैक की वो नेक्स्ट मंथ आई, थोड़ा सा टाइम वो बीच में रुक गए। तो जब तक इंडियन फोर्सेस चाइनीज फोर्सेस को लद्दाख फ्रंट के अंदर कंट्रोल करती, चाइना ऑलमोस्ट असम प्लेन तक पहुंच गई थी, अरुणाचल प्रदेश से निकलते निकलते असम प्लेन तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो एक मेजर एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद उसने खुद से यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि हमारी तरफ से अब खत्म हो गया, हमारा जो काम था वो बन गया, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेजन वहाँ पे खत्म होता है। तो अब इसके आउटकम्स देखो, इंडिया की इमेज होम लेवल पे और अब्रोड पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अभी तक जो बाकी लीडर्स बोल रहे थे कि चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है, चाइना के साथ इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का असेसमेंट था चाइना को लेकर, को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। साथ के साथ क्रिटिसाइज किया गया कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इतनी भी नहीं थी कि हम कहीं से भी चाइना को रोक ही नहीं पाए, उसने एकदम से आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये एक मेजर आउटकम था। इसके साथ साथ हमें अमेरिका और ब्रिटेन से मिलिट्री असिस्टेंस लेनी पड़ी, और इस क्राइसिस के अंदर यूएसएसआर न्यूट्रल था, क्योंकि सोवियत यूनियन और चाइना के उस टाइम काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स थे, ठीक है। मेजर आउटकम ये हुआ कि काफ़ी सारे टॉप आर्मी कमांडर्स ने या तो रिज़ाइन कर दिया या फिर उनको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो नेहरू के सबसे क्लोज एसोसिएट थे उस टाइम पे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वी कृष्ण मेनन, उनको कैबिनेट को छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा पहली बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियन पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। इसके अलावा इसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए थे उनमें काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस हार भी गई थी। तो एक मेजर लॉस हुआ था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल। साथ के साथ कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इमेज और उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। साथ के साथ एक मेजर इम्पैक्ट और हुआ था बट जो ये हमारी कन्फ्लिक्ट हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पार्टी होती थी इंडिया के अंदर, एक ही पार्टी होती थी, दैट इज़ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके 2 पार्टीज़ बन जाती है, एक होती है सीपीआई बन जाती है और एक दूसरी बन जाती है सीपीआईएम। सीपीआईएम थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि चाइना को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। इस वॉर के आसपास ही ये सारी चीज़ें बनने लग जाती है। तो काफ़ी सारे जब चाइना का इन्वेजन होता है तो जो सीपीआईएम के लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है कि आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हो बाय सपोर्टिंग चाइना, ठीक है। तो जब ये वॉर हुआ तो ये एक मेजर रियलाइजेशन था इंडियन गवर्नमेंट के पास कि एक तो हमें अपनी मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, कल को कोई भी ऐसे ही अटैक कर दे तो हम तो बैठे रह जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ इंडियन लीडरशिप को रियलाइज़ होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, फ्रेजाइल है, तो वहाँ का एक तो वो अंडर डेवलप्ड है, साथ के साथ वो आइसोलेटेड हो जाता है इंडियन टेरिटरी से, ठीक है। तो अब हमें वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके हमें नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन करना होगा, तो वो भी एक चैलेंज था। उसके बाद ही रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि कैसे नागालैंड को सबसे पहले वहाँ पे स्टेटहुड ग्रांट किया गया था, फिर मणिपुर और त्रिपुरा एग्जिस्टेंस में आए थे 1972 के अंदर। ये सब ऑलरेडी हम 3rd चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो साइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, तो हमने पढ़ लिया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अच्छा रिलेशनशिप था, फिर तिब्बत के इशू पे हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो गए, उसके बाद फिर 1962 वाला वॉर हो गया। तो 1962 के वॉर के बाद ऑलमोस्ट एक डिकेड तक इंडिया और चाइना के कोई भी नॉर्मल रिलेशंस स्टार्ट ही नहीं हुए थे, ट्रेड भी बंद हो गया था। फाइनली 1976 के अंदर दोनों कंट्रीज़ ने दोबारा से रिजॉल्व किया, थोड़ी बहुत सुलह की और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा से स्टार्ट किया। 1979 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चाइना गए थे। इसके अलावा राजीव गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना आफ्टर नेहरू, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे ज़्यादातर रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रेड पे ही हैं। एंड रिसेंटली लास्ट ईयर भी लद्दाख वाले रीजन के अंदर इंडिया और चाइना की एक कन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है।
तो ये जो हमारे रिलेशनशिप्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो चलते रहते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टर्म 1 2021 में आया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडो चाइना रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडिया अपोज चाइनाज एंट्री इनटू UNSC, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, जैसे 2016 और 2014 में आया था 4 मार्क्स के अंदर, डिस्क्राइब द इंडो चाइना रिलेशंस बिटवीन 1947 टू 1968। तो हमें डिटेल में बताना है कि 1947 के अंदर एक फ्रेंडली रोड पे दोनों कंट्रीज़ ने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। उसके बाद 1954 के अंदर हमारे बीच में पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। उसके बाद 1950 के टाइम पे दलाई लामा वाला इशू हुआ था, लेकिन इंडिया ने स्टार्टिंग में कोई भी स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन फाइनली जब 1958 के अंदर जब दलाई लामा ने इंडिया के अंदर असाइलम मांगा था, तब इंडिया ने इस मैटर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अदरवाइज इंडिया उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा था। उसके बाद चाइना को लगने लगा था कि इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को अलाउ कर रहा है, तो वहाँ से रिलेशनशिप्स हमारे थोड़े थोड़े ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर 1962 वॉर हो जाता है। उसके बाद 1976 के अंदर रिलेशनशिप्स को ठीक ठाक करने की कोशिश की जाती है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी चाइना विजिट करते हैं, और उसके बाद से अभी तक हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रेड की टर्म में है। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर यही है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट एक पैसेज दिया गया है जो कि 2015 में आया था। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय हिस्टोरिकल बफर। तो यार हिस्टोरिकल बफर कोई भी ऐसी एक जगह होती है जो दो कंट्रीज को लिंक कर रही होती है ऑन देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, जिससे इवेंचुअली उन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इंडिया और चाइना के केस में ये हिस्टोरिकल बफर तिब्बत था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों इंडिया ने तिब्बत के एनेक्सेशन को अपोज नहीं किया इनिशियली। तो इनिशियली इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स काफी अच्छे थे, इसीलिए इंडिया ने रिलेशनशिप्स को नहीं स्पॉइल करना चाहा। लेकिन लेटर ऑन जब सच्चाई सामने आई तो इंडिया ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और उन लोगों के लिए स्टैंड भी लिया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि दलाई लामा और तिब्बत रिफ्यूजी को पॉलिटिकल असाइलम देना क्या जस्टिफाइड था। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बिल्कुल जस्टिफाइड था। उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, और हम एक अच्छे नेबर होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दैट इज वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। तो यार बेसिकली पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट पार्टीशन के बाद ही स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ एरिया पे अटैक कर दिया था और उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसे आज के टाइम पे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेटर ऑन ये इशू यूएन में चला गया था, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन कश्मीर के इशू की वजह से ऐसा नहीं था कि दोनों कंट्रीज ने साथ में कोऑपरेट नहीं किया। पार्टीशन के टाइम पे जो बच्चे या फिर जो वुमेन अपने घर वालों से बिछड़ गई थी, उनको उनकी फैमिलीज के साथ मिलाया। साथ के साथ हमारा एक इंडस वाटर जो रिवर थी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, उसको पीसफुली दोनों कंट्रीज ने बैठ के रिजॉल्व किया और एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन कराई वर्ल्ड ट्रेड ने मेडिएट करके बिटवीन नेहरू एंड जनरल अयूब खान 1960 के अंदर। डेट्स और ट्रीटी को अच्छे से याद रखना, जो आज तक सही काम चल रही है, मस्त अपने चल रहा है, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा रिलेशनशिप हमारा था नहीं। 1965 के अंदर दोनों कंट्रीज वॉर में एंगेज हो जाती है, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स धीरे धीरे करके खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अप्रैल 1965 के अंदर पाकिस्तान गुजरात के रन ऑफ कच्छ के अंदर अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है। साथ के साथ थोड़े टाइम बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी वहां से फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। तो यार इनिशियली तो हमने इतना कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं, लेकिन जब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो ऑर्डर करते हैं इंडियन ट्रूप्स को कि जाओ अपने आप को डिफेंड करो, और डिफेंड करते करते इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेटर ऑन यूएन इसके अंदर इंटरवीन करती है और इस वॉर को खत्म कराया जाता है। फाइनली यूएसएसआर मेडिएट करता है विद द हेल्प ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान, और एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1966 के अंदर, जिसके बाद इस वॉर को कंप्लीटली एंड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लड़ाइयों का सिलसिला था ये 1965 तक खत्म नहीं होता है। एक और वॉर होता है फिर से 1971 के अंदर, दैट इज बांग्लादेश वॉर। तो बेसिकली यार हमने ऑलरेडी 5th चैप्टर में डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में। थोड़ा सा क्लिम्स दे देती हूँ। ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान ये बांग्ला वाला रीजन था, यहाँ पे लोग बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था वो इनके ऊपर एक तो उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहा था, साथ के साथ इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता था, और ना ही इनको इनके पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए थे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड देख लिया कि ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ऑपरेस कर रहा होता है। तो बेसिकली चैप्टर की कहानी पे आते हैं। तो वो स्टार्ट होती है यार 1970 थे। तो 1970 के अंदर इलेक्शंस होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी। वेस्ट पाकिस्तान में हमेशा की तरह जो वहाँ की डोमिनेंट पार्टी होती है जुल्फिकार अली भुट्टो जीत जाता है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जुल्फिकार अली भुट्टो के अपोज में थे, दैट वाज शेख मुजीबुर रहमान, वो जीत जाते हैं अवामी लीग से, ठीक है। अब अवामी लीग ये प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें
वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अपना एक अलग से कंट्री चाहिए, बांग्लादेश, ठीक है। तो अब पाकिस्तानी जो आर्मी होती है वो इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि शेख मुजीबुर रहमान जीत गए वगैरह, हमारा जो रूल है वो वैसे ही चलता रहेगा। और इवेंचुअली वो क्या करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लोग भड़क जाते हैं कि एक तो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जो हमारे लीडर आए ये उस वर्डिक्ट को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम बोलते हैं हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो, तो हमें वो भी नहीं बनाते हैं। तो लोगों ने अब लड़ाई, लोग सड़कों पे उतर गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अब हमें बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। इसका इंडिया के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 80 लाख रिफ्यूजी आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें शरण दे दी जाती है इंडिया के अंदर। तो ऑफकोर्स इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया था, साथ के साथ इंडिया ने इनकी मॉरल, मटीरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी की, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी चलती रहती है। वॉर अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान यूएसए और चाइना से सपोर्ट ले लेता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान ने यूएसए का नाटो अलायंस ज्वाइन कर लिया था, तो उसे यूएसए का सपोर्ट तो था ही, साथ के साथ वो चाइना के साथ भी हाथ मिला लेता है, ठीक है। तो बेसिकली 1971 के अंदर जो यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, वो चाइना विजिट किया था उन्होंने, वाई पाकिस्तान, एक सीक्रेट विजिट थी। तो अब ये बिल्कुल ओपन में आ जाता है कि पाकिस्तान, चाइना और यूएसए एक साइड है अगर कल को कोई भी लड़ाई होती है तो, ठीक है। अब भाई इंडिया को रियलाइज होता है कि कल को अगर एक्चुअली में बांग्लादेश के इशू पे कोई वॉर हो गया तो इंडिया के तो सपोर्ट में कोई है ही नहीं। तो अब इंडिया क्या करता है, यूएसएसआर के साथ एक 20-ईयर ट्रीटी साइन करता है इन द नेम ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो अब इससे ये अश्योर हो जाता है कि अगर कल को कोई भी लड़ाई होती है तो हमारी बैक करेगा, सोवियत यूनियन हमारे साथ है, ठीक है। तो अब हमारा भी पलड़ा भारी हो चुका है। तो पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसए एक साइड थे और इंडिया और यूएसएसआर एक साइड था। तो छोटी मोटी एक्टिविटीज चलती रहती है, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, रिफ्यूजीज इंडिया आते रहते हैं, लेकिन फाइनली एक बड़ा वॉर ब्रेकआउट हो जाता है दिसंबर 1971 के अंदर। तो पाकिस्तान क्या करता है, अपनी एयरक्राफ्ट से पंजाब और राजस्थान के एरिया पर अटैक करता है, साथ के साथ अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर में भेज देता है, ठीक है। अब इंडिया कोई हलवा थोड़ी ना खा रहा है, इंडिया चुप रहने वाला है नहीं। तो इंडिया रिटेलिएट में अटैक करता है और अपनी सारी जान लगा देता है, अपनी तीनों फोर्सेस, एयर, नेवी और आर्मी, वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पर सब कहीं पे भेज देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होती है वो होती है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ऑर्डर दे देती है कि भाई जाओ ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराओ। तो इंडियन आर्मी होती है वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जाती है और वहां पे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका प्रॉपर वेलकम करते हैं, ठीक है। तो विद इन 10 डेज हमने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया था। अब पाकिस्तानी आर्मी के जो 90,000 सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो इवेंचुअली इंडिया ये वॉर जीत जाती है और एक यूनिलेटरल सीजफायर अपनी तरफ से साइन कर देती है और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना 1965 का जब वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और तब कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट वाज ताशकंद एग्रीमेंट। लेकिन 1971 वाले वॉर में हुआ था शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब इंडियन लोगों को रियलाइज होता है कि जो एक धब्बा लग गया था 1962 चाइना वॉर में, उससे अब हम रिवाइव कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री जो है वो ग्रो कर रही है। तो ये एक ग्लोरी का मूवमेंट था, ये एक शाइनिंग मूवमेंट था इंडिया के लिए, ठीक है। साथ के साथ इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके बाद जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें कांग्रेस को काफी सारी मेजॉरिटी भर भर के सीटें मिलती हैं, ठीक है। अभी भी वॉर का सिलसिला खत्म नहीं होता है, फिर से एक और वॉर हो जाता है, दैट वाज करगिल वॉर, जो कि मई जून 1999 के अंदर हुआ था। तो अगेन भाई पाकिस्तान अपनी सस्पिशियस एक्टिविटीज करता है और इंडिया के कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई करने की स्टार्ट करता है, लेकिन इंडिया इस वॉर में भी जीत जाती है और वो अपने लॉस्ट एरिया को दोबारा से रिकवर कर लेती है। लेकिन ये जो करगिल वॉर था ये एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री की अटेंशन इंडिया और पाकिस्तान की तरफ हो गई थी, क्योंकि एक साल पहले ही 1998 के अंदर दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लिया था। तो सभी को ये डर था कि कहीं कभी ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में एस्केलेट ना हो जाए, लेकिन ये जो वॉर था ये करगिल रीजन तक ही कन्फाइन रहता है और इंडिया इसमें जीत भी जाता है, ठीक है। तो यही था इसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसे कि 2020 में आया हुआ है, इंडियाज रोल इन बांग्लादेश वॉर ऑफ 97, या फिर कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बांग्लादेश लिबरेशन इन 1971। तो इसके अंदर जो हम पिछला पढ़ के आए हैं आपको इसका एक प्रॉपर एनालाइज देना पड़ेगा। इसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 2018 के अंदर 6 मार्क में। तो आपको 3 पॉइंट्स बताने, उसमें हम कश्मीर इशू भी बता सकते हैं, फिर हम 1965 वाला वॉर भी बता सकते हैं, फिर 1971 वाला भी बता सकते हैं, 1999 वाला भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी चाइना और पाकिस्तान की स्टोरी खत्म होती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो जो 1962 का वॉर हुआ था वो हमारे लिए एक मेजर सेटबैक था, साथ के साथ रियलाइजेशन था कि हमें अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए नवंबर
1962 के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके ठीक 3 साल बाद 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई को भी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये मेजर स्टेप्स थे इंडियन मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तो यार इंडिया ने बेसिकली 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। पहला 1974 में किया था जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, उसके बाद दूसरा 1998 के अंदर पोखरान में किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, अब एक यहाँ से मेजर क्वेश्चन बनता है कि क्या नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। तो अगर हम नेहरू की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा से अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फेथ दिखाया, और इनकी जो ये एम था या जो भी ये पर्सपेक्टिव था ये हमें उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान में भी रिफ्लेक्ट होता है, जहां पे उन्होंने होमी जे भाभा की गाइडेंस के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट किया था 1940s के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ही वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस ओनली। साथ के साथ ये न्यूक्लियर वेपन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इसीलिए इन्होंने सुपर पावर को प्लीड भी किया था कि इन्हें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्पोज कर देना चाहिए ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये था नेहरू तक का रोल, दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, हमने ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कोल्ड वॉर के अंदर कि सुपर पावर के विदिन काफी सारी ट्रीटी साइन हो रही थी, उनमें से एक ट्रीटी थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो बेसिकली 1964 से पहले 4 कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए थे, दैट वाज यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, और 1964 के अंदर चाइना भी कर लेता है। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर ऐसी 5 कंट्रीज हो जाती है जिनके अंदर न्यूक्लियर पावर्स हो जाती है जो न्यूक्लियर वेपन हो जाते हैं। अब ये 5 कंट्रियां ना बड़ी शानी बनती है। ठीक है, इन्होंने खुद ने तो न्यूक्लियर वेपन अक्वायर कर लिए, अब ये दूसरी कंट्रीज को बोलते हैं कि आप सब न्यूक्लियर वेपन्स को अक्वायर ना करो, दे आर डेंजरस, ये ऐसे हैं, इनसे पीस मेंटेन नहीं रहेगी, इससे खतरा है, फलाना ठिकड़ा। तो भाई ये कौन सी बात है कि तुमने खुद ने तो कर लिए, बाकी कंट्रीज को तुम इस चीज को करने से डिस्करेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज एक स्कीम के साथ आती है, और वो स्कीम होती है यार इनकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम एनपीटी बोलते हैं 1968 के अंदर। तो ये बाकी कंट्रीज को ये प्रपोजल देती है और काफी कंट्रीज को फोर्स भी करती है कि आप इस ट्रीटी को साइन करो, और जो कंट्री इस ट्रीटी को साइन कर देता वो इन फ्यूचर न्यूक्लियर पावर को एक्वायर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इंडिया ने इसके लिए स्टैंड लिया, इंडिया को भी बोला गया कि आप ये साइन करो, लेकिन इंडिया रिफ्यूज कर देता है। इंडिया बोलता है कि ये तो एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर हुआ ना कि आप 5 ने कर लिया तो इससे आप 5 की मोनोपोली रहेगी, तो ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो इंडिया ने हमेशा इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना। अब आते हैं मई 1998 के अंदर इंडिया सक्सेसफुली अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसी को देख के पाकिस्तान भी उसी साल अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। तो अब ये जो एरिया था इसकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज चलते आए हैं, 1971 वाला वॉर हुआ है, 65 वाला वॉर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए ये आउटकम्स होते हैं कि हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस भी झेलने पड़ते हैं दोनों ही कंट्रीज को। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उन सैंक्शंस को हटा दिया जाता है। ठीक है, साथ के साथ जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था 1974 में भी और 1998 के अंदर भी, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो एज वेल एज कंट्री ऑल्सो। आउटसाइड वर्ल्ड हमने देख लिया बिकॉज ये रीजन बहुत ज्यादा वल्नरेबल था, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। इनसाइड इसलिए, इनसाइड क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था, क्योंकि अरब और इसराइल का वॉर चल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा बर्डन आ गया था, तो इसीलिए इंटरनली इसको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, अब ये वाला जो बॉक्स है ये ऐड हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया था तो वो पीस ओरिएंटेड था, और उसमें हमने लिखा था कि हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को एक्वायर किया है। ठीक है, लेकिन कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो पॉलिसी हमारी फर्स्ट यूज की इसको रिव्यू करके चेंज भी किया जा सकता है। अभी तक चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो वी कैन रिव्यू इट एंड चेंज इट ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया अभी भी जो अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज है सीटीबीटी एनपीटी इनको अपोज करता है। साथ के साथ इंडिया एक मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का। ठीक है, ये टॉपिक एडेड था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग में आया, इंडिया वाज अपोज्ड टू इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी इन 1995 एंड रिफ्यूज टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी बोथ। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया ने रिफ्यूज किया था इन दोनों को साइन करने से। रीजन दिया गया है कि इंडिया इन दोनों ही ट्रीटीज को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है एंड अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर। तो ये 2021 में आया था। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है और आर बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन फेवर ऑफ सीटीबीटी, ये गलत है, इंडिया ने इसको रिफ्यूज किया था। और फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज टू हेल्प द स्मॉलर कंट्रीज ऑफ एशिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक और टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज इंडिया इजराइल रिलेशनशिप। तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारी इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप्स थे वो कभी मेंटेन ही नहीं हो पाई, क्योंकि हम सेम ग्राउंड्स पे थे ही नहीं, मतलब कभी भी ऐसा इंट्रैक्शन
इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो दैट वाज अनएक्सप्लोर्ड। लेकिन हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और फॉर्मली हमारे ये जो रिलेशनशिप था ये 1992 के अंदर डेवलप हुआ, जब एक इजरायली एम्बेसी आई इंडिया के अंदर, ठीक है। और अभी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। 2017 और 2018 के अंदर इंडिया और इजराइल के जो टॉप लीडर्स थे वो एक दूसरे की कंट्री में आए हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारी फील्ड्स के ऊपर कॉपरेट कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आज के टाइम पे इसराइल के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, ठीक है। काफ़ी छोटू सा टॉपिक था, एक बार पढ़ लेना। सो या हियर वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।